एक बार एक पेशेंट आई हमारे पास जो ऑलमोस्ट 80-90 केजीज़ की थी और उसके पीरियड्स की बहुत समस्या थी। एक तो हमने उसकी काउंसलिंग की, उसको जस्ट ये इनकरेज किया अपना 8 केजीज़ भी कम करेगी तो उससे भी उसको फ़र्क पड़ जाएगा। जस्ट अपने लाइफ़स्टाइल मैनेजमेंट के बाद ही वो इस सारी कंडीशन को जो है वो रिवर्स कर सकती है। नमस्कार, मैं ऋत्विक महाजन आपका स्वागत करता हूं टुवर्ड्स हेल्थ स्पॉन्सर्ड बाय निम्बार्क ऑर्गेनिक्स में। इस शो के माध्यम से हम आप तक लेकर के आते हैं एक्सपर्ट पैनल ऑफ डॉक्टर्स जो कि मदद करती है लेने में आपको राइट हेल्थ डिसीजन एट द राइट टाइम। इसी मुहिम में आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर रेणु शर्मा जी, जो कि एक गायनाकोलॉजिस्ट है एट एम्स जम्मू। डॉक्टर रेणु, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार और आपका भी धन्यवाद मुझे इस शो में बुलाने के लिए। जी। डॉक्टर रेणु, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि एज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट जो लोग कंसीव करने का प्लान कर रहे हैं, किन चीज़ों का उनको खास ध्यान रखना चाहिए? कैसी काउंसलिंग आप लोग करते हैं कि एक अच्छी प्रेगनेंसी प्लान कर सके एक कपल? जी, प्री प्रेगनेंसी जो केयर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमारे सभी लोग ये तो जानते ही हैं कि जब प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम पर एक महिला को समय-समय पर हॉस्पिटल में जाना चाहिए और डॉक्टर से पूरा एडवाइस लेना जी। चाहिए। पर हमारे यहाँ देश में ये अवेयरनेस की कमी है कि उनको प्रेगनेंसी पहले से ही प्लान करके रखनी चाहिए। जी। क्योंकि जब प्रेगनेंसी किसी ने पहले से ही प्लान की है तो हम उनका पहले एक पूरा उनको एक हेल्थ चेकअप करवा लेना चाहिए। उस विज़िट में हम उनको पूरी स्क्रीनिंग करते हैं। जैसे कि आजकल आपने देखा होगा कि हमारे जो आजकल की जो जनरेशन है उसमें बड़ी सारी बीमारियां जैसे डायबिटीज़, थायराइड, ओबेसिटी ये सब बहुत कॉमन हो गई हैं। जी। और इसके साथ-साथ अभी भी हमारे देश में अनीमिया यानी खून की कमी अभी जी। भी देखने को मिलती है। तो ये जो सारी कंडीशंस हैं इनका प्रेगनेंसी पे असर हो सकता है। जी। तो हम ये सभी लोगों में एक अवेयरनेस चाहते हैं कि वो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ही डॉक्टर के पास जाएं और ये सभी कंडीशंस की उनकी स्क्रीनिंग हो जाती है, जिससे ये होता है कि जब वो प्रेगनेंसी में एंटर करती हैं तो वो एक ऑप्टिमल स्टेट ऑफ हेल्थ में होती हैं और इससे प्रेगनेंसी के दौरान माँ में और बच्चे में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो है उनसे बचा जा सकता है। जी। तो इसलिए प्री प्रेगनेंसी केयर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अगर उनका सारा हेल्थ चेकअप नॉर्मल निकलता है तब भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम प्रेगनेंसी से पहले ही उनको कुछ मेडिसिन जैसे कि फोलिक एसिड वो शुरू करते हैं। और जो फोलिक एसिड है वो अगर हम प्रेगनेंसी से 3 महीने पहले शुरू करते हैं तो बच्चे में होने वाली बहुत सी कॉन्जेनिटल एनॉमलीज लाइक कुछ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स मतलब कि रीढ़ की हड्डी के डिफेक्ट्स, ब्रेन के डिफेक्ट्स से बचाया जा सकता है। जी। और साथ ही साथ हम उनको डाइटरी एडवाइस देते हैं और कुछ हम उनको और एडवाइसेस देते हैं जैसे कि उनको अपना लाइफस्टाइल कैसे मैनेज करना है, कोई सब्सटेंस अब्यूज़ जैसे कि कोई अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब चीज़ें भी आजकल महिलाओं में बहुत देखी जा रही हैं, तो उनसे भी वो अपना बचाव कर सकती हैं। जी। तो इसलिए प्री प्रेगनेंसी जो केयर है वो बहुत ही जी। महत्वपूर्ण है एंटीनेटल केयर के साथ, मतलब प्रेगनेंसी में केयर के साथ। पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी, हमारे समाज में एक ये है कि जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है वो पहले 2-3 महीने तो बाकी सबको भी ये बात नहीं बताते और डॉक्टर के पास भी नहीं जाते। तो पहले तो उन्हें प्रेगनेंसी से पहले ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए और जब वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो उनको पहले 3 महीने में ही अपना फर्स्ट हेल्थ चेकअप करवा लेना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। जी। जी, आई थिंक बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने जो है वो साझा किया हमारे दर्शकों के साथ कि इतना ज़रूरी है कि प्लानिंग ऑफ प्रेगनेंसी, जैसे कि लोग अपने फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, अपनी करियर प्लानिंग करते हैं बिफोर प्रेगनेंसी, कहीं न कहीं हेल्थ प्लानिंग की भी बहुत ज़रूरत है। जी, आपने एक विषय पे बात की थी कि प्री प्रेगनेंसी स्क्रीनिंग और टेस्ट। कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो रेगुलर रूटीन में उन कपल्स को कराते रहना चाहिए जो कि प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं? और किस तरह की स्क्रीनिंग जो है आप उस टाइम पे करते हैं उसके बारे में अगर हमारे दर्शक को थोड़ा बताएँ? जब हमारे पास कोई भी कपल आता है जो कि प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहा होता है तो हम चाहते हैं कि दोनों
मेल और फीमेल हमारे पास आएँ जी। और उसमें हम कुछ एक टेस्ट करवाते हैं। पहले तो हम उनका चेकअप करते हैं, पूरा हेल्थ चेकअप। उसमें हम उनका ब्लड प्रेशर देखते हैं, हम देखते हैं कि कोई अनीमिया तो नहीं है, उनका वेट ज़्यादा तो नहीं है, कम या ज़्यादा दोनों, क्योंकि आजकल ओबेसिटी की समस्या भी बहुत ज़्यादा है, मतलब वज़न एक नॉर्मल रेंज से अधिक होता है और इसके भी प्रेगनेंसी पे बुरे इफ़ेक्ट पड़ते हैं। जी। और फिर हम कुछ टेस्ट कराते हैं, जैसे कि हम उनमें वही एचपी करवा लेंगे, फिर हम उनका ब्लड शुगर लेवल्स करवाते हैं, हम उनका कुछ इन्फेक्शंस होती हैं लाइक वीडीआरएल या वायरल इन्फेक्शंस, एचआईवी, एचबीएस, वो टेस्ट करवा लेते हैं हम उनके। साथ में कुछ और इन्फेक्शंस हैं, जैसे कि रूबेला एक इन्फेक्शन है, हम देखते हैं कि उससे इम्यूनिटी है पेशेंट को या नहीं। तो हम ये सारी जांचें जो हैं उनको पहले ही करवा लेते हैं। और यदि वो कोई और मेडिसिन ले रहे हों, जैसे कि अगर जैसे वो डायबिटीज़ उनको पहले से ही है या ब्लड प्रेशर पहले से ही है, तो हम उनकी मेडिसिन्स उस हिसाब से चेंज करते हैं जो प्रेगनेंसी के हिसाब से बेबी के लिए सेफ़ हैं, क्योंकि जी। बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो बेबी के लिए सेफ़ नहीं होती। तो वो ड्रग्स की भी हम उनको पूरी प्लानिंग करते हैं। एक और स्क्रीनिंग कर लेते हैं कि मदर को कोई हार्ट डिज़ीज़ तो नहीं है या उनकी फैमिली में कोई जेनेटिक बीमारी तो नहीं है जो आगे आने वाले बच्चे में भी हो सकती है। तो हम उनकी पूरी फैमिली हिस्ट्री भी लेते हैं। जी, जी। डॉक्टर रेनू, मैं पूछना चाहूँगा, ख़ासकर कोविड के बाद देखा जा रहा है कि लाइफ़स्टाइल बहुत सेडेटरी हो गया है। लाइफ़स्टाइल और डाइटरी फैक्टर्स का कितना बड़ा रोल होता है उन कपल्स के लिए जो कंसीव करने का प्लान कर रहे हैं? और किस तरह की लाइफ़स्टाइल और डाइटरी रिकमेंडेशंस आप देना चाहेंगे आज उन्हें? जी, आजकल हमारा सभी का जो लाइफ़स्टाइल है बड़ा ही सेडेंटरी है। जी। बहुत सारे लोग तो ऐसे जॉब्स में हैं जो कि पूरे दिन सिटिंग वाले जॉब्स रहते हैं और जब सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल रहता है तो आपका वेट गेन हो जाता है। और जब एक लेवल से ज़्यादा वेट गेन होता है, एक तो इन कपल्स को कई बार प्रेगनेंसी होने में भी दिक्कत होती है, यानी उनको इनफर्टिलिटी की समस्या आती है। और जब उनको प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इसलिए सभी लोगों को ये एक तरह से हम एडवाइस करते हैं फीमेल्स को कि वो कम से कम 30 टू 45 मिनट्स की एक्सरसाइज जो हैं वो डेली करें। और दूसरा ये है कि वो अपने खाने पीने का ध्यान रखें। खाने पीने में आजकल बहुत से जंक फूड हैं, बहुत से लोग अब बड़ी ऑप्शंस हैं, बाहर जी। खाना पसंद करते हैं। जी। लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं ये उनके वेट को और बढ़ा देते हैं और उनमें और बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो ये भी उनके लिए हानिकारक रहता है और आगे चल के लॉन्ग टर्म इसके साइड इफ़ेक्ट्स तो हैं ही। तो इसलिए उनको एक हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। हेल्दी डाइट में उनको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो भी पल्सेस, ये सारा कुछ उनको रूटीन में शामिल करना है। दूसरा ये है कि सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है और वो ज़्यादातर उनका काम जो है वो इंडोर्स होता है, तो जी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी बहुत कॉमन है और ये विटामिन डी भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो उनको एक तो ये है कि थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ वो करें, थोड़ा सनलाइट लें। और अगर वो डॉक्टर के पास आते हैं, अगर हम कभी भी पाते हैं कि ये सारी कमियां हैं उनमें, तो उनको हम सप्लीमेंट्स भी देते हैं। साथ में जी। उनको कैल्शियम इंटेक भी अच्छा रखना चाहिए, जिससे कि उनको आगे कोई बोन हेल्थ से रिलेटेड डिजीज़ेज़ भी ना हो। जी। जी। डॉक्टर रेनू, मैं जानना चाहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिलता है कि गॉलस्टोन्स की प्रॉब्लम हो गई प्रेगनेंसी के टाइम या आफ्टर कंसेप्शन। ये एक बहुत प्रॉब्लम देखी जाती है महिलाओं में ख़ासकर। इसके बारे में अगर आप थोड़ा रोशनी डालेंगी कि ये प्रॉब्लम क्यों होती है, स्पेशली एट द टाइम ऑफ द कंसेप्शन एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और कैसे इससे बचा जा सकता है? जी, गॉल स्टोन्स ऐसे तो एक जो कॉमनली देखे जाते हैं वो ये फर्टाइल फीमेल्स में देखे जाते हैं 30-40 इयर्स की रेंज में। और आजकल और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जिसमें बाइल एक केमिकल रहता है हमारी बॉडी में, जी। जो लिवर से बनता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। इसका स्टेसिस हो जाता है। स्टेसिस मतलब इसके आउटफ्लो में थोड़ी सी स्लो हो जाता है बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन, मेनली प्रोजेस्टेरॉन। जब स्टेसिस होता है तो इससे उनके जो ये गॉल ब्लैडर रिलेटेड थोड़े सिम्टम्स हैं वो बढ़ जाते हैं। और आजकल प्रेगनेंसीज थोड़ी लेट होती हैं, तो 30-40 ईयर्स के रेंज में वैसे ही गॉल स्टोन्स जो हैं वो कॉमनली होते हैं। और दूसरा ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं पेशेंट्स का, वैसे ही उनको कुछ नौजिया, वॉमिटिंग, ये कंप्लेंट्स रहती हैं, जी। तो उससे उनके ये सिम्टम्स एग्रीवेट कर जाते हैं। और बाकी इसमें अब अगर किसी को गॉल स्टोन्स हैं, उसका हम प्रेगनेंसी में तो कोई ज़्यादा इलाज नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि उनको
एक ध्यान रखना चाहिए कि वो ज़्यादा फैटी डाइट ना लें, क्योंकि अगर वो ऐसी फैटी डाइट लेते हैं तो उसकी डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है और कई बार उनको प्रेगनेंसी में पेन वगैरह, अपर एब्डोमेन में पेन, राइट साइड पे पेन, ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, हार्ट बर्न की प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेस्ट यही है कि वो अपनी डाइट का ध्यान लें। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स हम उनको एडवाइस करते हैं, मतलब कि वो 3 फुल मील्स लेने के बजाय थोड़ी-थोड़ी देर में थोड़ा-थोड़ा खाएँ, वो स्पाइसी फैटी फूड ना लें। जी, जी। आपने एक अभी एक हार्मोनल सप्लीमेंट की बात की, प्रोजेस्टेरॉन, जो कि बहुत कॉमन है और ऐसे कई हार्मोनल सप्लीमेंट्स हैं जो आजकल एक ओटीसी प्रोडक्ट की तरह मार्केट में मिल रहे हैं और पेशेंट्स उसका कंज़प्शन कर रहे हैं। कितना सेफ है ये जो हार्मोन्स हैं, ये आर्टिफिशियल सोर्सेज़ से लेना और क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? अगर इसके बारे में आप थोड़ा बताएँ। जी, मैंने अभी प्रोजेस्टेरॉन की बात की। प्रोजेस्टेरॉन एक प्रेगनेंसी हार्मोन है। बेसिकली ऐसे भी होता है बॉडी में, पर प्रेगनेंसी के टाइम इसके लेवल्स ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो कई कंडीशंस में, लाइक अगर किसी को थ्रेटन्ड अबॉर्शन है, किसी को प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस हैं, तो उसमें डॉक्टर्स पेशेंट्स को ये प्रिस्क्राइब करते हैं। पर हाँ, कई बार ये बहुत लंबे टाइम के लिए प्रिस्क्रिप्शन हो जाती है, तो इससे भी थोड़ा बाइल का स्टेसिस होता है और पेशेंट के लिवर फंक्शन टेस्ट डिरेंज हो सकते हैं। लेकिन ये तभी यूज़ होने चाहिए, इसकी स्पेसिफिक इंडिकेशंस हैं। अगर स्पेसिफिक इंडिकेशंस में ये हार्मोन लिया जाता है तब तो ये अनसेफ नहीं है। लेकिन हाँ, एक बहुत लंबे टाइम के लिए जब हम इसको प्रिस्क्राइब करते हैं तो इससे लिवर फंक्शन टेस्ट जो हैं वो डिरेंज हो सकते हैं। जी, जी। इसके साथ-साथ डॉक्टर रेणु, आपने बात की थी ऐज की कि प्रेग्नेंसीज़ बहुत डिले की जाती है, कपल्स अपना करियर सेटल करने की कोशिश करते हैं, एक लाइफ़स्टाइल अपना मेंटेन। तो क्या राइट ऐज है प्रेग्नेंट होने के लिए, कंसीव करने के लिए राइट ऐज क्या है? इसके बारे में अगर आप हमें थोड़ा बताएँ। जी, ऐसे तो कपल ने कब कंसीव करना है ये उनका पर्सनल चॉइस है। जी। ये हम ऐसे राइट एज नहीं उनके लिए डिसाइड कर सकते। हर किसी का सोसाइटी में है कि वो अपना करियर ये सब देखें। लेकिन अगर हम फर्टिलिटी की बात करें तो जो मैक्सिमम फर्टिलिटी है वो 20 टू 30 इयर्स के बीच में रहती है। पर आजकल चूँकि सभी लोग अपने पहले एजुकेशन में बिज़ी रहते हैं, फिर करियर देखते हैं, तो यूजुअली उनकी मैरिज डिले हो जाती है और उनकी फिर प्रेगनेंसी भी डिले हो जाती है। पर इसके लिए बेस्ट यही है कि वो अपने लाइफ़स्टाइल का ध्यान रखें, अपने डाइट का ध्यान रखें, अपने एक्सरसाइज़ और थोड़ा-सा सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल को अवॉइड करें और कुछ और जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल जो है उसको जितना हो सके उतना अवॉइड करें और जब भी उन्हें प्रेगनेंसी प्लान करनी हो तो वो डॉक्टर से जाके मिलें। जी, जी, डॉक्टर रेणु। डॉक्टर रेणु, एक और विशेष बात मैं जानना चाहूँगा, जो लोग मल्टीपल टाइम कंसीव करना चाहते हैं, तो कितना गैप होना चाहिए फर्स्ट और सेकंड प्रेगनेंसी में? उसके बारे में अगर थोड़ा बताएँ कि एक हेल्दी गैप कितना होना चाहिए? जी, बर्थ स्पेसिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रेगनेंसी जब होती है तो ये फीमेल के लिए उसके ऐसे तो ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हम बोलें कि एक नॉर्मल एक किसी भी महिला के लिए एक नॉर्मल कोई ऐसा डिज़ीज़ की तरह नहीं है, उसके लिए एक नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन इसका उसकी हेल्थ पे भी टोल होता है, जैसे कि उसका ड्यूरिंग डिलीवरी ब्लड लॉस होता है, जी। उसके हीमोग्लोबिन लेवल्स पे इसका असर आता है। तो जब वो लैक्टेशन या ब्रेस्ट फीड कराती है तो उसका कैल्शियम लेवल्स पे इसका एक इफ़ेक्ट पड़ता है। सो एक प्रेगनेंसी से दूसरी प्रेगनेंसी में कम से कम 2 से 3 साल का एक डिफरेंस रखें। इससे क्या होता है कि उसके जो भी बॉडी में इफ़ेक्ट पड़े हैं वो इतनी देर में रिकवर कर जाते हैं और वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए तैयार रहती है और इससे जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी होती है वो भी जो है अनकॉम्प्लिकेटेड रहती है या उसमें एडवर्स इफ़ेक्ट्स के चांसेस कम हो जाते हैं। यदि वो प्रेगनेंसीज़ बहुत कम टाइम में कर लेती हैं। ये देखने में आया है कि अगर 1 साल के अंदर ही प्रेगनेंसी हो जाए तो उसमें अगली वाली प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो सकती हैं। और दूसरा ये है कि अगर किसी की पहली डिलीवरी सिज़ेरियन सेक्शन से हुई है, मतलब ऑपरेशन से उसको डिलीवरी हुई है और उसने प्रॉपर गैप नहीं दिया, तो यूट्रस को हीलिंग के लिए भी उतना टाइम नहीं मिलता। तो जी। उसके नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी ऑपरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसलिए प्रॉपर गैप होना बहुत ही ज़रूरी है। 2 से 3 साल का जो एक गैप है, वो इतना एक हेल्दी गैप होना चाहिए।
डॉक्टर रेणु कुछ प्रेगनेंसी से जुड़े रिस्क के बारे में जानना चाहूँगा। एक प्रेगनेंसी को आप हाई रिस्क प्रेगनेंसी कब लेबल करते हैं? हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है और किन विशेष चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? जी, कुछ एक फैक्टर्स हैं जो जब प्रेगनेंसी में होते हैं तो उससे मदर और होने वाले बेबी में दोनों में कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बढ़ जाते हैं और इन्हीं कंडीशंस को हम हाई रिस्क प्रेगनेंसीज कहते हैं। अब इनमें से कुछ फैक्टर्स तो ऐसे हैं जो हमारे हाथ में भी नहीं है, जैसे कि मदर की हाइट, अगर मदर की हाइट कम हो तो उसमें प्रेगनेंसी में थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, नॉर्मल डिलीवरी में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। या अगर हम कहें कि कोई एल्डरली फीमेल है 35 इयर्स के बाद अगर प्रेगनेंसी होती है तो कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या टीन एज प्रेगनेंसीज 20 इयर्स से नीचे अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो तब भी कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज़्यादा हैं। पर इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं, जैसे हम कोई महिला हमारे पास आती है प्रेगनेंसी के लिए, हम उसको मॉनिटर करते हैं थ्रू आउट प्रेगनेंसी। तो हम देखते हैं अगर उसमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, उसमें डायबिटीज़ आ रही है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो रही है। उसके अलावा अगर उसके अल्ट्रासाउंड हम करवाते हैं तो हम देखते हैं प्लेसेंटा जी, जो है वो नीचे की तरफ है, या उसको प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो जाती है, उसमें खून की कमी है, या फिर उसकी अगर पुरानी जो ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री है या पीछे जो उसको प्रेगनेंसीज़ हुई हैं जी, उनमें कोई कॉम्प्लिकेशंस थी, किसी को अबॉर्शन हुआ था या प्री टर्म डिलीवरीज़ थी, तो ये सारी कंडीशंस जो होती हैं वो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ कहलाती हैं। और इन प्रेगनेंसीज़ में हमें पेशेंट की तरफ हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम उनको जित रूटीनली हम उनको कहते हैं कि जैसे ही प्रेगनेंसी हो तो वो पहले 3 महीने में अपना एक चेकअप करवाएँ और उसके बाद फिर वो 7वें महीने तक महीने-महीने पर अपना चेकअप करवाते रहें। उसके बाद हम उनको कहते हैं हर 15 दिन पे डॉक्टर के पास आएँ और फिर 9वें महीने के बाद हर वीकली आएँ। पर इन प्रेगनेंसीज़ में कभी हम उनको इन रूटीन विज़िट्स के अलावा भी बुलाते हैं और उनके कुछ ज़्यादा या अधिक टेस्ट भी हो सकते हैं। टाइम-टाइम पे अल्ट्रासाउंड करवाना या कुछ और ब्लड टेस्ट हम अधिक करवा सकते हैं। जी, जी। डॉक्टर रेणु मोबिलिटी से जुड़े बहुत कॉम्प्लिकेशन और मिथ्स हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। बहुत लोग कहते हैं कि एक्सेसिव रेस्ट नहीं करनी चाहिए या कुछ लोग कहते हैं मोबाइल होना चाहिए और आजकल तो योगा जैसी तमाम एक्सरसाइज़ेज़ भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिकमेंड की जाती है। इसके बारे में अगर राइट लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या होनी चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? इसके बारे में अगर आप थोड़ा दर्शकों को बताएँ। जी, हर महिला को एक प्रॉपर टाइम ऑफ रेस्ट तो होना ही चाहिए। जैसे रात को उनको 8 घंटे सोना है और दिन में भी उनको 1-2 घंटे की रेस्ट करनी है। ये तो हो गया प्रॉपर स्लीपिंग जी, या जी, रेस्ट वाला। इसके अलावा ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा उनको बेड रेस्ट करनी है या बिल्कुल काम नहीं करना। वो अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ अपनी वो पूरे थ्रू आउट प्रेगनेंसी कर सकती हैं। और उनको कुछ एक एक्सरसाइजेज़ जैसे बहुत ज़्यादा साइक्लिंग या वैसा उनको ना करके रूटीन अपर बॉडी की एक्सरसाइजेज़ वो कर सकती हैं। बाकी कुछ जब वो एंटीनेटल विज़िट्स के लिए हमारे पास आती हैं तो हम उनको स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज़ भी बताते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ जेस्टेशन। जी, जैसे डिलीवरी होने वाली है तो उससे पहले वो क्या एक्सरसाइजेज़ करें कि वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जा सकें। तो जी, वो अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग एक्सरसाइजेज़ होती हैं। पर हाँ, जो एक ये धारणा है कि प्रेगनेंसी में बिल्कुल काम नहीं करना जी, या बहुत ज़्यादा रेस्ट करनी है, इससे इनफैक्ट ये देखने में आया है, आजकल हमारी एक्टिविटी वैसे ही बहुत कम है सभी लोगों की, उनका एक्सेसिव वेट गेन हो जाता है। रूटीन में प्रेगनेंसी में 7 से 13 किलो के बीच में वेट गेन होता है। अगर बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाए तो उससे और समस्याएँ आ सकती हैं। जी, लाइक उनको जीडीएम या जेस्टेशनल डायबिटीज़, प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ सकते हैं। होने वाले बच्चे में जैसे उसका वज़न भी ज़्यादा हो जाएगा, डिलीवरी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसको सिज़ेरियन सेक्शन का रेट बढ़ सकता है। तो जी, ये सारी तमाम कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इसलिए उनको एक नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी रखना है, वो योगा कर सकती हैं, अपर बॉडी की एक्सरसाइज़ेज़ कर सकती हैं। पर हाँ, बहुत एग्रेसिव एक्सरसाइज़ेज़ उन सबको अवॉइड करना चाहिए। और अगर उनको किसी भी एक्सरसाइज़ को लेके कुछ लग रहा है कि वो करें या ना करें, तो जब वो अपने एंटीनेटल विज़िट के लिए डॉक्टर के पास जाती हैं, तो उस टाइम पे वो इसके बारे में एडवाइस ले सकती जी। हैं। खाने-पीने में क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए? इसके बारे में भी अगर आप थोड़ा बताएँ, किस तरह का भोजन खाना चाहिए और किन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी?
जी, प्रेगनेंसी में उनको एक वेल बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है। थोड़ी बहुत कैलोरी रिक्वायरमेंट जो है वो सेकंड टू थर्ड ट्राइमेस्टर में उनकी बढ़ जाती है, पर एक हमारी ये मिथ है कि उनको 2 लोगों के बराबर जी। खाना खाना है, पर ऐसा नहीं है। वो एक अगर वेल बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस डाइट लेती हैं तो उनके लिए एक सफिशिएंट है, जिसमें कि उनको जैसे अगर वो कटोरी भर दाल ले लेती हैं, वो दोनों टाइम एक वेजिटेबल्स ले लेती हैं, उनको कम से कम 2 टाइम अगर वो 1.5 लीटर आधा लीटर से 1 लीटर दूध ले लेती हैं, और अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो नॉन वेजिटेरियन ले सकता है। पर उनको जैसे रिफाइंड जो प्रोडक्ट्स हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, उनसे वो थोड़ा परहेज़ रखें, और साथ में अगर ज़्यादा स्पाइसी ना खाएँ, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सी महिलाओं को गैस्ट्राइटिस की एक समस्या जी। होती है, कईयों को थोड़ा नौज़िया, वॉमिटिंग की समस्या होती है, तो वो थोड़ा फैटी, स्पाइसी फूड अवॉइड कर सकती हैं, और थोड़े-थोड़े समय पे थोड़ा-थोड़ा करके खा सकती हैं। इससे उनकी थोड़ी समस्याएँ जो हैं वो कम हो जाती हैं। दूसरा ये है कि उनको हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए। हाई फाइबर डाइट मतलब वो सैलेड ले सकती हैं, फ्रूट्स खा सकती हैं। इससे एक समस्या होती है प्रेगनेंसी में जैसे कॉन्स्टिपेशन की, तो उसको भी अवॉइड किया जा सकता है, और पानी जी। उनको खूब पीना। जी। अ, एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि आजकल पार्टी एरा है, काफ़ी लोग लेट नाइट पार्टीज़ करते हैं और सब्सटेंस का कंज़प्शन बहुत हाई रेट पे होता है। कितना अनसेफ है ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड प्री प्रेगनेंसी, इसके बारे में अगर आप थोड़ा बताएँ? जी, आजकल चलन में है कि बहुत सारी महिलाएं भी जो है वो सब्सटेंस यूज़ में हैं, जैसे कि अल्कोहल और स्मोकिंग, और इसके अलावा मैं कहूँगी कैफ़ीन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए। अब अगर ये स्मोकिंग और अल्कोहल की बात करें, तो इसका जो होने वाला बच्चा है उस पे बुरे असर पड़ते हैं। इसलिए उनको ये प्री प्रेगनेंसी जब पीरियड में वो प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी, हमारे पास आते हैं, तो तभी हम उनको कहते हैं कि वो स्मोकिंग और अल्कोहल को अवॉइड करें, या उसकी क्वांटिटी मिनिमम कर दें, क्योंकि स्मोकिंग से जैसे ये देखा गया है कि इससे होने वाले बच्चे में आईयूजीआर, मतलब उसका वज़न कम हो सकता है, और सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। अल्कोहल भी अगर एक लिमिट से ज़्यादा लें तो उससे भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। कॉफ़ी इंटेक, क्योंकि अब बहुत सारे हमारे ऐसे ड्रिंक्स हैं जिसमें कॉफ़ी में तो होता ही है, टी में भी जी। होता है, कैफ़ीनेटेड ड्रिंक्स और भी हैं हमारे, तो वो सब भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही होना चाहिए। अगर वो 3, 4, 5 से ज़्यादा लेते हैं तो ये उनके लिए हानिकारक हो सकता है। जी। क्या टी भी इसमें शामिल होता है? टी में उतना ज़्यादा कैफ़ीन नहीं होता, पर हाँ, मतलब एक बार सुबह, एक बार शाम में ले लें तो उसका इतना इफ़ेक्ट नहीं जी। होता। पर एक अगर एक लिमिट से ज़्यादा लेंगे, इसके अलावा जो ये ड्रिंक्स हैं लाइक टी है, कॉफ़ी है, इससे आयरन एब्ज़ॉर्प्शन भी हैम्पर होती है। जी। क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे आयरन जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, और बड़ी सारी महिलाओं में आपने सुना होगा कि खून की कमी हो खून की गई, कमी हो उनको गई। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नौबत आती है, या इंजेक्टेबल आयरन देने की नौबत जी। आती है। तो वो हमारी एक यहाँ पर ऐसा भी एक चलन है कि हम ब्रेकफ़ास्ट करते हैं, उसके साथ चाय लेते हैं। तो जब हम खाने के साथ चाय लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, तो आयरन की एब्ज़ॉर्प्शन नहीं हो पाती। तो इसलिए भी उनको इन सब चीज़ों से परहेज़ रखना चाहिए, क्योंकि आयरन की रिक्वायरमेंट जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बढ़ जाती है, और वैसे भी कैफ़ीन और सब चीज़ों का बेबी पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। आई थिंक हमारी जनता के लिए एक बहुत आई ओपनिंग रहेगा, कि क्योंकि ये एक रूटीन हैबिट है हमारे भारतवर्ष में कि मील के साथ चाय लेना, तो कहीं न कहीं हमारा न्यूट्रिशनल एब्ज़ॉर्प्शन बॉडी का कम करता है। और कितना गैप होना चाहिए एक मील में और अपनी बेवरेज मील में? ये जो चाय लेने का है, जी, कितना गैप होना रूटीनली चाहिए? ये है कि हम जो जैसे हमारा सिर्फ प्रेग्नेंट फीमेल्स का ही नहीं, बाकी लोगों का भी ये रहता है कि हम ब्रेकफास्ट के साथ चाय लेते हैं, या शाम को स्नैक्स के साथ चाय लेते हैं। तो अगर हम एक आध घंटे का अगर उसमें हम थोड़ा डिफरेंस डाल लें, तो ये काफ़ी हद तक समस्या जो है वो हल हो सकती है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, फिज़िकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम जो कि खासकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आजकल पोस्ट कंसेप्शन भी देखने को मिल रही है, जैसे कि पोस्टपार्टम सिंड्रोम्स, जिसमें कहीं न कहीं महिला किसी मानसिक समस्या या तनाव से गुज़रती है। ये क्यों होती है? इसका सोर्स क्या है? क्या सिम्पटम्स हैं? और कैसे पोस्टपार्टम जैसी प्रॉब्लम से बचा जा सकता है?
इसके बारे में अगर थोड़ा दर्शकों को बताएँ? हमारी सोसाइटी में एज़ सच अभी जो है मेंटल स्ट्रेस से बड़े सारे लोग जूझ रहे हैं। तो और ये जो प्रेगनेंसी से पहले ही हम जब हमारे पास पेशेंट आता है तो तब भी हम एक मेंटल स्ट्रेस के लिए भी उसको एक तरह से स्क्रीन करते हैं, और अगर उसको कोई इश्यूज़ रहते हैं तो उसको एड्रेस भी करते हैं। जी। और जो आपने कहा पोस्टपार्टम में, जी। पोस्टपार्टम में बहुत सी बार फीमेल्स को एक एप्रीहेंशंस भी रहती हैं, थोड़े हार्मोनल चेंजेस भी रहते हैं, उनको कई बार एक फैमिली सपोर्ट के भी इश्यूज़ रहते हैं, तो उससे उनकी ये प्रॉब्लम्स कई बार एग्रीवेट कर जाती हैं। जी। तो अगर हमारी सोसाइटी में सभी ये सपोर्ट रखें, उनके मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ पहले से ही अगर एड्रेस्ड हों तो ये थोड़ा कमी ला सकते हैं। बाकी है कि थोड़ा पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पोस्टपार्टम ब्लूज़ जो हैं, ये रूटीन में हर महिला को कई बार हो सकते हैं प्रेगनेंसी के बाद, पर एक प्रॉपर सपोर्ट के साथ और एक काउंसलिंग के साथ इनको एड्रेस किया जा सकता है। और अगर उससे भी फ़र्क ना पड़े तो कई बार हमें मेडिसिन्स भी देनी पड़ती हैं, लेकिन ये उतना लॉन्ग टर्म नहीं रहता, ये यूजुअली सेटल कर जाते हैं अगर उनको प्रॉपर एक सपोर्ट और एक काउंसलिंग मिले जी। तो। डॉक्टर रेनू, मैं जानना चाहूँगा एक और बहुत इम्पोर्टेंट बीमारी जिससे हमारा देश आज बहुत गुज़र रहा है, वो है पीसीओएस और पीसीओडी। ये बीमारी के शुरुआती लक्षण क्या है? ये बीमारी क्यों होती है? और किस तरह से इसको मैनेज किया जा सकता है और ट्रीट किया जा सकता है? इसके बारे में अगर हमारे देश की जनता को आप बताएँ कि क्या राइट मैनेजमेंट है इस बीमारी का? जी, अगेन जो पीसीओएस है या पीसीओडी है, ये लाइफस्टाइल रिलेटेड एक प्रॉब्लम है। बेसिकली इसमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, और ये जो है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप मतलब एडोलेसेंस से लेकर पूरे रिप्रोडक्टिव एज में ये कभी भी हो सकती है। जी। और हार्मोनल चेंजेस तो होते ही होते हैं, लेकिन जब हमारे लाइफस्टाइल जो है वो प्रॉपर नहीं रहता, हमारा वेट गेन हो जाता है, ओबेसिटी होती है, उससे ये प्रॉब्लम और एग्रीवेट कर जाती है। और इसमें जो फीमेल्स हैं उसमें डिफरेंट तरह के लक्षण्स होते हैं, हर फीमेल अलग तरह से प्रेजेंट कर सकती है। एक तो ये कि वेट गेन होना, जी। पीसीओएस और वेट गेन जो है वो इंटर रिलेटेड है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हर महिला जो है वो पीसीओएस वाली ओबीस ही होती है, पर ज़्यादातर महिलाओं में वेट गेन हो जाता है। दूसरा ये होता है कि उनको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ आ जाती हैं, डिलेड पीरियड्स होते हैं, और साथ में उनको जैसे एक्ने की समस्या जो है वो हो सकती है, उनको हिर्शुटिज़म मतलब मुँह पे अनचाहे बाल आना, ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसके साथ-साथ अगर जो महिलाएँ प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं, तो उसमें भी थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो सकती है, इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ आ सकते हैं। इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स भी हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स तो हमें पहले ही ये सिम्पटम्स आ जी। जाते हैं, पर पीसीओएस के कुछ लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स भी हैं। जैसे इससे डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और कुछ एक कैंसर्स जैसे एंडोमेट्रियल कैंसर्स वगैरह का भी रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पीसीओएस का ध्यान रखा जाए। और ये सारी चीज़ें तो लाइफ़स्टाइल वगैरह से हो गई, पर हमारे जो आजकल एनवायरनमेंट है उसमें भी बड़े सारे चेंजेस आए हैं। जी। कुछ देखने में आया कि कुछ ऐसे टॉक्सिन्स हैं एनवायरनमेंट में जो हमारे हार्मोनल बैलेंस को बिगड़ इफ़ेक्ट करते हैं। और ये वाले जो टॉक्सिन्स हैं ये ज़्यादातर हमारी प्लास्टिक आजकल हम कितना यूज़ कर जी। रहे हैं, जी। फिर इसके अलावा पैकेज्ड फूड यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारे उसमें होते हैं। तो इन सब चीज़ों का भी हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि जो हम रिफाइंड शुगर्स लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, इसका हमारा जो गट है, जो हमारी इंटेस्टाइन है, उसके जो नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, जो नॉर्मल फ्लोरा है, उस पे असर जी, पड़ता जिन्हें है। हम गुड बैक्टीरिया भी हाँ, गुड कहते हैं। बैक्टीरिया, आपने बिल्कुल सही कहा। जो गुड बैक्टीरिया हैं, ये उनको कम करते हैं, और अल्टीमेटली इसका इफ़ेक्ट भी देखने को मिला है। कुछ हाल ही में साइंटिफिक डाटा इसके रिगार्डिंग भी आया है। तो मेन अगर हम कहें तो हमें अपना लाइफ़स्टाइल ठीक रखना है। अगर कोई फीमेल थोड़ा-सा भी वेट कम कर लेती है, आई विल से 10%, अगर 10% तक भी वज़न कम होता है उसका, तो उससे भी बड़े सारे सिम्पटम्स जो हैं उनके सेटल कर जाते हैं। तो हमारा जो इसको ट्रीटमेंट मैनेजमेंट का जो हमारा प्लान रहता है, पहले तो हम
पेशेंट को इनकरेज करते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए, कि वो अपने डाइट का ध्यान रखें, एक्सरसाइज का ध्यान रखें, बाहर का पैकेज फूड वगैरह ये सब ना लें। उसके बाद फिर हमारे बाकी ट्रीटमेंट्स आते हैं जिसमें हमारा रोल आता है, जैसे कि हम कुछ हार्मोन्स प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स को, और वो फिर थोड़े लंबे टाइम के लिए लेने पड़ते हैं पेशेंट को। पर पहले जो पेशेंट अपनी तरफ से कर सकता है वो यही है कि वो अपना लाइफस्टाइल ठीक रखे। डॉक्टर रेणु, कोई एक छोटी सी स्टोरी आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें जहाँ पर पीसीओएस और पीसीओडी जैसी बीमारी केवल लाइफ स्टाइल चेंज करने से ही रिवर्स हो गई। जी, देखिए, एक बार एक पेशेंट आई हमारे पास, जो कि ऑलमोस्ट 80-90 केजीज़ की थी। तो वो बड़ी यंग फीमेल थी। आजकल ये यंग फीमेल्स में बहुत कॉमन है, 20-30 इयर्स के, और उसके पीरियड्स की बहुत समस्या थी। कई बार ये 3 मंथ्स का गैप हो जाता है, 4 मंथ्स का गैप हो जाता है, और इससे पेशेंट को मेंटल स्ट्रेस भी बहुत रहता है। क्योंकि अगर कोई भी ऐसे चेंजेस आते हैं बॉडी में, तो ये फीमेल के लिए बड़ी एक मेंटल जी। स्ट्रेस का एक कारण बन जाता है। तो बड़ी स्ट्रेस्ड थी। एक तो हमने उसकी काउंसलिंग की, और दूसरा ये है कि हमने उसको जस्ट ये इनकरेज किया कि वो अपना 10%, अगर उसका 85 केजी वेट है तो वो जस्ट अपना 8 केजीज़ भी कम करेगी, तो उससे भी उसको फ़र्क पड़ जाएगा। क्योंकि हम यूजुअली ये कहते हैं कि आप बिल्कुल, अगर आप 85 वाले पेशेंट को बोलेंगे कि वो कल आकर 60 केजीज़ या 50 केजीज़, ये बहुत डिफ़िकल्ट रहता है पेशेंट के लिए। अगर वो थोड़ा-सा भी अपने लाइफ़स्टाइल को सुधारते हैं तो उनके पीरियड्स वग़ैरह में बहुत कारण रहता है, उसमें भी उसको फ़र्क आया। और अल्टीमेटली वो बड़ी काउंसलिंग के बाद एक उस रीअश्योर्ड थी कि जस्ट अपने लाइफ़स्टाइल मैनेजमेंट के बाद ही वो इस सारी कंडीशन को जो है वो रिवर्स कर सकती है। पूरी तरह से रिवर्स तो नहीं होती, बड़ी हद तक वो कंट्रोल कर सकती है। तो इससे पेशेंट्स जो हैं उनमें कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाता है। डॉक्टर रेणु, हम शो के एंड में जा रहे हैं। लास्ट सेगमेंट में मैं एक दो सवाल पूछना चाहूँगा। एम्स जम्मू में हमें किस तरह की गायनिक सुविधाएं देखने को मिलेंगी जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं उन सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं? जी, जैसा कि आप जानते हैं, एम्स जो है वो अपने आप में एक ब्रांड है, और पेशेंट केयर की तरफ हमारी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आने वाले टाइम में हम इसको फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारी ओपीडी सेवाएँ जो हैं वो शुरू हो गई हैं, और हम नियर फ्यूचर में हमारा एक ये कदम है कि हम अपने हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ को डील करने के लिए जैसे ऑब्स्टेटिकल आईसीयू और एचडीयू स्टार्ट करेंगे। और हमारे पास जैसे एक बड़े अच्छे पीडियाट्रिशियंस की टीम है, तो जो बेबीज़ हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ के, उनके लिए एनआईसीयू केयर रहेगी। इसके साथ-साथ नियर फ्यूचर में हमारा एक ये भी प्लान है कि हम एक ईआरटी सेवाएँ, ईआरटी हो गया असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रिलेटेड सेवाएँ जो इनफर्टाइल कपल्स के लिए होती हैं, वो भी स्टार्ट करें। क्योंकि ये ट्रीटमेंट ऐसे बहुत ही कॉस्टली है और आम लोग इसको इतना अफोर्ड नहीं कर पाते। वो शुरू करने का भी हमारा एक प्लान है फ्यूचर में। और इसके साथ-साथ अगर हो सका तो फीटल मेडिसिन यूनिट, जिसमें कि जो अनबॉर्न बेबी है उसके रिलेटेड कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनको हम डायग्नोज़ कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, वो भी शुरू करने का हमारा एक प्लान है। जी। अंत में मैं आप चाहूँगा कि एक जनरल मैसेज हमारी व्यूअर्स के लिए जो आप देना चाहें कि एक हाई हेल्दी गायनिक हेल्थ मेंटेन कर सकें वो लोग। जी, मेरा अंत में सभी व्यूअर्स को यही मैसेज है कि हमारी बहुत सारी जो आजकल हेल्थ कंडीशंस हैं वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। सीडेंट्री लाइफस्टाइल और जो हमारा डाइटरी चेंजेस आए हैं, इससे हमारी हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। सो सभी दर्शकों से ये अनुरोध है कि वो अपना एक एक्सरसाइज जो है वो रूटीनली करें, हेल्दी डाइट लें, और जितना हो सके वो बाहर के डाइट से बचें, और साथ में सब्सटेंस अब्यूज़ की तरफ ना जाएं, और अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखें। इससे बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो हल हो सकती हैं। तो ये था हमारा इस हफ्ते का हेल्थ सेगमेंट टुवर्ड्स हेल्थ स्पॉन्सर्ड बाय निम्बार्क ऑर्गेनिक्स। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर रेणु शर्मा का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण विषय पे अपनी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और नए हेल्थ अपडेट के साथ। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए टुवर्ड्स हेल्थ।